नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश कुमार जीताएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की हमारी क्लास में विकारी शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। विकारी शब्दों में आज हमारी चर्चा जो होगी, आज का हमारा वीडियो जो है वो क्रिया पर आधारित होगा। क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में क्रिया से प्रश्न आते हैं। क्रिया को पहचानने से संबंधित वाक्यगत प्रश्न भी किए जाते हैं, या स्वतंत्र रूप से भी क्रिया दे करके उससे प्रश्न किया जाता है कि ये अमुक क्रिया किस प्रकार की है। या कई बार वाक्यों में पद के रूप में पहचानना भी होता है कि दिया गया पद कौन सा विकारी या अविकारी शब्द है। तो मित्रों आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्रिया पर आज हमारी विशेष चर्चा होगी, क्योंकि विकारी शब्दों में क्रिया बड़ा ही खास टॉपिक है। यहाँ से प्रायः प्रश्न किए जाते हैं। क्रिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग विकारी शब्दों पर भी बात कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण में जो शब्द भेद किए जाते हैं, उन शब्द भेदों में एक विकार के आधार पर भी भेद किया जाता है, जिसमें विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द भेद किए जाते हैं। विकारी शब्दों से अभिप्राय ये होता है कि वे व्याकरणिक कोटियाँ, वे पद जो लिंग काल वचन कारक के सापेक्ष परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्दों की कोटि में रखते हैं। वे शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये चारों के चारों जो होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। ये लिंग काल वचन कारक के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं, अविकारी शब्द पर लिंग काल वचन कारक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भी चार प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आजकल उसमें एक चीज़ बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे, पाएंगे कि निपात को भी अव्यय या अविकारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो साथियों ये जान लीजिए कि निपात जो होते हैं, निपात किसी न किसी रूप में विस्मयादि बोधक अव्यय के ही रूप होते हैं। इसलिए यदि अविकारी शब्द पूछे जाएं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, या विकारी शब्द पूछे जाएं कितने, तो ये चार ही होते हैं। आज हम विकारी शब्दों में क्रिया पर चर्चा करेंगे। क्रिया क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार से इसके भेद किए जाते हैं, और कैसे हम क्रिया को पहचानते हैं। सबसे खास चीज़ जो है ध्यान देने की वो ये है कि हम क्रिया को पहचानते कैसे हैं। प्रथमतः मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे क्रिया होती क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, यदि आप कोई भी व्याकरणिक कोटि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक होता है कि वो है क्या। तत्पश्चात हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, हम आसानी से समझ लेते हैं उसको, बाकी सारी चीज़ों को। तो प्रथमतः हम चर्चा करेंगे क्रिया क्या होती है। बड़ी सामान्य सी परिभाषा, बड़ी सामान्य सी पहचान होती है मित्रों, कि जिस व्याकरणिक कोटि से, जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया से तात्पर्य यही हुआ कि क्रिया वह पद है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वाक्य में। अब क्रिया जो होती है, क्रिया के भेद कई आधारों पर किए जाते हैं। प्रथमतः हम बात करेंगे क्रिया के भेद को कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, या कैसे पहचानेंगे हम क्रिया को। कर्म के आधार पर साथियों क्रिया के दो भेद किए जाते हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसा कि इनके नाम हैं, सकर्मक, स दोनों ही शब्दों में दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, एक में स जुड़ा हुआ है, एक में अ जुड़ा हुआ है।
स उपसर्ग से तात्पर्य होता है साथ या सहित। अ से तात्पर्य होता है बिना। अब जाहिर सी बात है कि इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो आपको इसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी। सकर्मक से तात्पर्य होता है वैसी क्रियाएं जो कर्म सहित हों, अर्थात जिनमें कर्म हो। अकर्मक क्रियाओं से तात्पर्य होता है वे क्रियाएं जो कर्म रहित हों, कर्म के बिना हों। तो जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक क्रिया, जो कर्म के बिना हो, कर्म रहित हो, वो अकर्मक क्रिया होती है। ये तो हो गई हमारी व्यावहारिक पहचान, व्यवहारतः हम कैसे क्रिया को पहचान लेंगे, सकर्मक या अकर्मक। यदि पारिभाषिक रूप में आपको ये ध्यान रखना है क्रिया के बारे में कि क्या परिभाषा देंगे आप सकर्मक क्रिया की अथवा अकर्मक क्रिया की, तो पारिभाषिक रूप में भी एक बार सुन लीजिए। जब क्रिया व्यापार का फल सीधे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। जब क्रिया व्यापार का फल सीधे कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म का अस्तित्व हो, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या हो, कर्म का अस्तित्व हो, तो वैसी परिस्थिति में क्रिया जो होती है वो सकर्मक होती है। एक बार पुनः इसे याद कर लें कि जब क्रिया व्यापार का फल सीधे कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। वहीं पे अकर्मक के लिए जब क्रिया व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़े तब क्रिया अकर्मक होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ दोनों क्रियाओं की पहचान में सबसे खास अंतर क्या है कि कर्ता और क्रिया के मध्य में कर्म का होना। जहाँ पर कर्म का अस्तित्व है, कर्म है, वहाँ पर क्रिया सकर्मक है। जहाँ पर कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में नहीं है वहाँ पर क्रिया अकर्मक है। एक सामान्य सी पहचान यही होती है मित्रों। अब इसके कुछ तकनीकी पहलू भी हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग टेक्निकली जाके देखेंगे, तकनीकी रूप से देखेंगे कि वास्तव में क्या है। व्यवहारतः जो परिभाषा है वो यही होती है। तो आइए अब थोड़ा सा हम इसके तकनीकी पक्ष की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी व्याकरणिक कोटियां होती हैं, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि जितनी भी होती हैं, ये वाक्य प्रयोग के आधार पर परस्पर एक दूसरे में बदल जाती हैं। ये निर्भर इस बात पर करता है कि किस व्याकरणिक कोटि का किस पद का प्रयोग वाक्य में किस उद्देश्य से हुआ है, किस प्रयोजन से हुआ है। वाक्य में जिस प्रयोजन से उसका प्रयोग हुआ है, अर्थात वाक्य में वो जो भूमिका अदा कर रहा है, जिस चीज का रोल प्ले कर रहा है, वही कोटि उसकी निर्धारित होती है। तो कभी भी व्याकरण में विकारी अविकारी शब्दों को यदि आप शब्दों से याद करते हैं कि ये शब्द है तो क्रिया है, ये शब्द है तो विशेषण है, तो हमेशा आप गलत करते रहेंगे। हमें देखना क्या होता है कि वाक्य के वह शब्द वाक्य में जो है वो किस संदर्भ में लिया गया है, वाक्य में उसकी भूमिका क्या है, वाक्य में वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो एज पर रोल वो डिसाइड होता है, उसका निर्धारण होता है कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है या क्या है। तो खास चीज ये होती है, कभी भी व्याकरणिक कोटियों को पहचानने के लिए हमें वाक्य में जाना, वाक्य के अंतर्गत जाना होता है और उसकी भूमिका को पहचाननी होती है। साथियों, सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सबसे मुख्य चीज, सबसे खास चीज ये होती है कि प्रश्न किया कैसे गया है। यदि प्रश्न वाक्य के द्वारा किया गया है तो फिर हमें ये देखना होता है कि उस वाक्य में क्रिया से पहले कर्म है या नहीं है। वाक्य में क्रिया से पहले यदि कर्म आया है तो क्रिया सकर्मक कहलाती है, यदि कर्म नहीं आया है तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। यदि यही प्रश्न सीधे सीधे क्रिया शब्द दे के किया गया है, मतलब वाक्य के अंतर्गत प्रश्न आपसे नहीं किया गया है, सीधे सीधे क्रिया दे दिया गया है, दौड़ना, खाना, सोना, इस तरह से क्रिया ही दे दी गई है, और आपसे ये पूछा जाए कि दी गई क्रिया कैसी है, अकर्मक है
या सकर्मक है। तो इसके लिए बड़े सामान्य से बड़े साधारण से कुछ ट्रिक्स होते हैं जो व्याकरणिक नियमों पर आधारित हैं। तो हम उन ट्रिक्स का प्रयोग करके उन क्रियाओं का निर्धारण कर सकते हैं कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। इसके लिए सबसे पहली चीज ये होती है अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए कि यदि सिर्फ क्रिया देकर ही प्रश्न किया गया है तो आप कोई 3 से 4 शब्द का एक वाक्य बना लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य बनाइए, 3 शब्द का, 4 शब्द का, और क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। क्या या किसे लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न आपका तार्किक है, सही है, तो उसका उत्तर संभव है, और यदि उत्तर संभव है तो ये तय रहा कि उत्तर के रूप में कर्म मिलेगा। तो उत्तर के रूप में जब कर्म हमें मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्रिया सकर्मक होगी। दूसरी चीज, यदि क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने के बाद प्रश्न ही अतार्किक लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि अतार्किक प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, यानी उसमें कर्म की गुंजाइश नहीं है, अर्थात क्रिया जो होगी वो अकर्मक होगी। तो बड़ा ही सरल सा तरीका होता है ये कि क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। आप चाहें तो इसे उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यदि मैं एक क्रिया लिख रहा हूं कि श्याम पढ़ता है। अब यहां पर देखिए श्याम जो है वो कर्ता है, पढ़ना जो है वो क्रिया है जो है वो सहायक क्रिया है। अब यहां हमारा कंडीशन ये है कि क्रिया से ठीक पहले हमें क्या लगाकर प्रश्न करना है। श्याम क्या पढ़ता है। अब श्याम क्या पढ़ता है प्रश्न बिल्कुल तार्किक है मित्रों, इसका उत्तर संभव है, और इस क्या के बदले में हमें कोई भी उत्तर मिल सकता है। यहां पर आपको उत्तर के रूप में हिंदी, गणित, कहानी, उपन्यास कुछ भी मिल सकता है क्या के उत्तर के रूप में। तो जब इस क्या का उत्तर संभव है अर्थात ये क्रिया जो है वो क्या हो गई, सकर्मक हो गई। तो क्या लगाकर प्रश्न करने के बाद क्रिया हमें साफ दिख गई कि सकर्मक है। ये बड़ा ही सरल तरीका होता है, इससे सरल तरीका और नहीं होता। अब इसी तरीके को हम अकर्मक क्रिया पर लागू करके देखते हैं। जैसे हमने सकर्मक क्रिया की पहचान देखी, क्या लगाकर प्रश्न किया, उत्तर के हिसाब से हमने तय किया। अब ठीक इसी तरीके को हम किसी भी अकर्मक क्रिया पर लागू करके देखते हैं। जैसे इसी चीज को मैं ये लिखूं कि श्याम रोता है। अब यहां जो क्रिया है मित्रों वो है रोना। इससे ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न बनाने की कोशिश करें आप। श्याम क्या रोता है या किसे रोता है। इस तरह का प्रश्न ही क्या लगता है हमें, अतार्किक लगता है, इलॉजिकल लगता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि प्रश्न तार्किक है तो इसका उत्तर संभव नहीं है, और उत्तर के रूप में हमें क्या मिल रहा है, कर्म मिल रहा है। तो यहाँ उत्तर ही संभव नहीं है, यानी कर्म संभव नहीं है, अर्थात ये क्रिया जो है वो अकर्मक है। तो इस तरीके से हम अकर्मक सकर्मक क्रियाओं की पहचान कर लेते हैं। दूसरी चीज यहाँ ध्यान देने की ये भी है, इससे परे भी और कई तरीके होते हैं। जैसे अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं, अकर्मक क्रियाओं के कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में नहीं होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बचपन से छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्ता का चिन्ह ने होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिया यदि अकर्मक है तो उस क्रिया के कर्ता के आगे भूतकाल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो ने का प्रयोग करके भी हम क्रिया को देख सकते हैं। जहां पर ने का प्रयोग हमें कन्वीनियंट लगा, वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार लगा, वहां पर क्रिया सकर्मक होगी। जहां पर ने का प्रयोग करने पर वाक्य गलत हो गया व्याकरणिक दृष्टिकोण से तो वहां क्रिया अकर्मक होगी। वो
छोटा छोटा वाक्य बनाया जाता है और वाक्य को देख के हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि यहाँ वाक्य सही है या गलत है। जैसे इन्हीं पढ़ना और रोना क्रिया को ही ले लें तो श्याम ने पढ़ा, वाक्य बिल्कुल सही है व्याकरणिक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर हम कहें कि श्याम ने रोया तो व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य हमारा गलत हो गया। यहाँ पर ने का प्रयोग अनुचित लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, श्याम रोया या श्याम सोया। तो जहाँ पर ने का प्रयोग आपको इनकन्वीनियंट लगे, ऐसा लगे कि इससे वाक्य गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आप सीधे सीधे निर्णय ले लीजिए कि वो क्रिया जो है वो अकर्मक है। और जहाँ पर ने का प्रयोग सुटेबल है, वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार है, वहाँ पर आप निर्धारित कर लीजिए कि आपकी जो क्रिया दी गई है वो क्या है, सकर्मक है। तो ये होते हैं आसानी से अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के तरीके, शॉर्टकट जो होते हैं, ये ट्रिक्स होते हैं कि यदि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक्स अप्लाई करें और इसके पैरामीटर पे आप देख लें, आप डिसाइड कर लें कि आपकी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब यदि आप व्यापक स्तर पर जाते हैं तो व्यापक स्तर पर जो खास चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है मित्रों कि क्रियाएं जो होती हैं प्रयोग के आधार पर अकर्मक क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक क्रिया अकर्मक भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि उस क्रिया का प्रयोग वाक्य में किस तरीके से किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यदि इस तरह का प्रश्न किया जाना होता है तो प्रश्न जो होता है वो वाक्य के माध्यम से किया जाता है। और प्रश्न यदि सिंपल एक जनरल क्वेश्चन है, एक सामान्य सा प्रश्न है, तो सीधे सीधे क्रिया दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ब्रॉड जाके सोचना है, ऊपर उठ के सोचना है। कभी भी किसी भी व्याकरणिक कोटि को आप उसके वाक्यगत प्रयोग के आधार पर पहचानेंगे तो आपका उत्तर हमेशा सही होगा मित्रों। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के अंतर को समझ गए होंगे, इन्हें पहचानना सीख गए होंगे। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब सकर्मक क्रिया भी दो तरह की होती है, एक तो होती है सामान्य सकर्मक और एक होती है द्विकर्मक। सामान्य सकर्मक तो सभी सिंपल सी बात है, कर्म है तो क्रिया सामान्य सकर्मक हुई। द्विकर्मक क्रिया जो होती है वो थोड़ी सी खास हो जाती है। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे द्विकर्मक क्रिया पर। द्विकर्मक क्रिया, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो नाम है द्विकर्मक, द्वि मतलब दो, कर्म, अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी क्रिया जो दो कर्मों का एक ही वाक्य में निर्वहन कर रही हो, प्रतिनिधित्व कर रही हो। तो जब क्रिया के द्वारा एक ही वाक्य में एक क्रिया के द्वारा दो कर्मों का निर्वहन हो, दो कर्मों का प्रतिनिधित्व हो, तो ऐसी क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पारिभाषिक रूप में आपको क्या याद रखना है, एक लाइन में परिभाषा को याद रखें कि जब वाक्य में दो कर्मों के लिए समान रूप से समान समय में एक ही क्रिया हो तो ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में समान रूप से समान समय में दो कर्मों के लिए एक ही क्रिया हो तो ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए आप इसे उदाहरण से भी देख सकते हैं, उदाहरण से भली भांति समझ सकते हैं इसको। जैसे मैं कहूं कि शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं, या माता बच्चे को दूध पिला रही है। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में यहां पर क्रिया क्या है, पहले वाक्य में पढ़ाना, ये क्रिया एक साथ एक समय में दो कर्मों के लिए आया, छात्र भी है और हिंदी भी है। यहां पढ़ाना क्रिया दो चीजों पर, दो कर्मों पर चल रही है, छात्र को भी पढ़ाया जा रहा है, विषय के रूप में हिंदी को भी पढ़ाया जा रहा है।
दूसरे वाक्य को देखिए, माता बच्चे को दूध पिलाती है, पिला रही है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पिलाना। ये क्रिया एक साथ देखिए, एक समय में दो कर्मों पर चल रही है, बच्चे को भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही क्रिया जो है वो समान समय में समान रूप से दो कर्मों के लिए आ रही है। अब यहाँ यदि इन दोनों उदाहरणों पर आप गौर करेंगे तो यहाँ एक चीज आपको खास नजर आएगी जो ध्यान रखने की चीज है। वाक्य में पहले नंबर पे जो कर्म आ रहा है उसको देखिए और दूसरे बाद में जो कर्म आ रहा है उस पर भी नजर डालिए, उसको भी देखिए। आपको दोनों में एक अंतर दिखाई देगा। वो अंतर ये है कि वाक्य में पहले आने वाला जो कर्म है वो सजीव है और दूसरे नंबर पे आने वाला जो कर्म है वो वस्तु है, निर्जीव है। दोनों ही इस तरह के चाहे आप कितने भी वाक्य लिखें, ये क्रम अवश्य बनेगा कि वाक्य में पहले जो कर्म आएगा वो सजीव होगा, लिविंग बीइंग होगा, और वाक्य में उसके बाद जो कर्म आएगा, दूसरा जो कर्म होगा वो नॉन लिविंग होगा, वो निर्जीव होगा, कोई वस्तु होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को भी आप यहाँ द्विकर्मक क्रिया के परिभाषा में याद रखेंगे कि द्विकर्मक क्रिया में पहले आने वाला कर्म सजीव होता है और बाद में आने वाला कर्म वस्तु या निर्जीव होता है। तो इसे खास करके याद रखेंगे। द्विकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे क्रिया के लिए दो कर्म है, इसका मतलब क्रिया जो है वो द्विकर्मक है। दूसरी चीज जो कंडीशन है, इसके लिए ये शर्त याद जरूरी है आपको रखना कि वाक्य में प्रथम आने वाला कर्म जो होता है वो सजीव होता है और बाद में आने वाला कर्म जो होता है वो वस्तु या निर्जीव होता है। ये हो गई हमारी क्रिया के जो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, उन पर हमारी चर्चा हुई। मित्रों, क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं जो क्रिया की रचना या क्रिया के प्रयोग को आधारगत करते हुए किया जाता है। तो आइए अब हम क्रिया के उन अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे, उनकी पहचान देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे उनको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं वाक्य में या स्वतंत्र रूप से। आइए हम अब इस पर चर्चा करते हैं। ये क्रिया के जो अन्य भेद किए जाते हैं साथियों, क्रिया की रचना या क्रिया के प्रयोग के आधार पर किए जाते हैं। क्रिया की रचना कैसे हुई है या तो उसको आधारगत करते हैं, या फिर क्रिया का प्रयोग किस तरह से हुआ है इसके आधार पर हम ये क्रिया के भेद करते हैं। इसमें प्रथमतः हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। जैसा कि नाम ही इसका आप देख रहे हैं, संयुक्त। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक याद रखें। साधारण सी प्रक्रिया है इसमें, इसको ध्यान रखिए। यहां पर दो क्रियाएं, दो मौलिक क्रियाएं परस्पर जुड़कर एक ही क्रिया रूप का बोध कराएं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिनको विश्लेषित करने पर उसमें हमें दो मौलिक क्रियाएं अलग अलग दिखाई दें, तो ऐसी क्रियाओं को हमें संयुक्त क्रिया कहना होता है। पहचान के रूप में उनकी संयुक्त क्रिया के रूप में पहचान होती है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ क्या है, क्रिया धन क्रिया बराबर एक क्रिया, मतलब दो मौलिक क्रियाएं मिल करके एक क्रिया रूप का निर्माण करती हैं। तो जहां पर ये कंडीशन दिख रहा हो आपको, उसे आप क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे आप इसे उदाहरण से देख सकते हैं, ज्यादा आसानी से समझेंगे। जैसे मैं कहूं कि उठ बैठा, गिर पड़ा, पढ़ चुका, खा चुका। अब यहां देखिए उठ बैठा, इसको यदि आप एनालाइज करें तो यहां पर देखिए उठना, बैठना, मूल रूप से दो क्रियाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के बोध किसका होता है, बैठने का होता है। तो यहाँ क्रियाएं तो दो हैं मूल रूप से, लेकिन दोनों के संयुक्त रूप से बोध एक क्रिया बैठने का हो रहा है। गिर पड़ा, गिरना, पढ़ना मूल रूप से दो क्रियाएं हैं, लेकिन संयुक्त रूप से इससे बोध किसका होगा, गिरने का। पढ़ चुका, पढ़ना, चुकना, मूल रूप से हमें दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन
संयुक्त रूप से बोध किसका होगा? पढ़ने का होगा। तो इस प्रकार इस तरह की क्रियाओं को हम पहचानते हैं जहां पर दो मौलिक क्रियाएं संयुक्त होकर के मुख्य रूप से एक ही क्रिया का भाव व्यक्त करें, ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है नाम बोधक क्रिया या नाम धातु। जैसा कि इसका नाम है, नाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, हम संज्ञा के संदर्भ में लेते हैं। नाम का एक पर्याय, संज्ञा का एक पर्यायवाची होता है नाम। तो नाम बोधक क्रिया या नाम धातु से तात्पर्य यही हुआ कि जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण क्रिया में रूपांतरित हो जाएं, तो ऐसी क्रियाओं को नाम बोधक क्रिया या नाम धातु कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, एक सामान्य सी परिभाषा ये होती है, इस तरह के प्रश्न भी कई बार किए जा चुके हैं कि क्रियाएं किससे बनती हैं। तो क्रियाएं सामान्यतः तो ये कहा जाता है कि क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। प्रायः क्रियाओं का निर्माण जो हुआ है वो धातुओं से ही होता है। धातु के अंत में ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ धातु हुआ, लिख धातु हुआ, उसमें ना लगा देते हैं, पढ़ना लिखना, तो वो क्रिया हो जाती है। तो क्रियाएं सामान्यतः बनती तो धातुओं से ही हैं, लेकिन ऐसा कहना कि क्रियाएं सिर्फ धातुओं से बनती हैं सर्वथा गलत होगा, क्योंकि क्रियाएं सिर्फ धातुओं से नहीं बनती। संज्ञा का भी क्रिया में रूपांतरण होता है, सर्वनाम का भी रूपांतरण होता है, विशेषण भी क्रिया रूप में बदल जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी हो, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया या नाम धातु। इसे आप उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि लजाना। अब देखिए, लजाना शब्द अपने आप में क्रिया है। अब इसमें आप मूल शब्द को जब ढूंढेंगे तो मूल शब्द क्या है? लाज या लज्जा। अब लाज या लज्जा शब्द को आप ग्रामेटिकली देखेंगे, व्याकरण के स्तर पर जाकर देखेंगे कौन सी कोटि है। तो लाज मित्रों भाववाचक संज्ञा है। लाज एक भाव होता है, तो जिससे भाव की अभिव्यक्ति हो वो भाववाचक संज्ञा होती है। अर्थात लाज जो है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो लजाना क्रिया जो बनी वो भाववाचक संज्ञा से बनी, अर्थात ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? नाम बोधक कहलाएगी। इसी तरह आप सर्वनाम से भी देख सकते हैं। जैसे मैं कहूं अपनाना। अपनाना अपने आप में क्रिया है। जैसे हम कहते हैं हमें अच्छे गुण अपनाना चाहिए। अब ये शब्द जो बना है, ये क्रिया जो बनी है वो किस शब्द से बनी है? अपना। अपना शब्द क्या है मित्रों? व्याकरणिक रूप से आप देखेंगे तो अपना शब्द जो है वो सर्वनाम है। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है, सिंपल। तो ये क्रिया जो बनी है वो सर्वनाम से बनी है, अर्थात ये क्रिया भी क्या होगी? नाम बोधक होगी, नाम धातु होगी। इसी तरह से आप विशेषण के स्तर पर भी देख सकते हैं। यदि मैं कहूं सठियाना, इसमें मूल शब्द देखिए क्या है? सठ। सठ का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख या विद्वान शब्द क्या होगा मित्रों? व्याकरणिक दृष्टिकोण से विशेषण होगा। अर्थात सठियाना क्रिया जो बनी है वो विशेषण से बनी है। विशेषण से बनी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? नाम बोधक क्रिया कहेंगे या नाम धातु कहेंगे। तो इस तरह की क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी हुई हों उन्हें हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया अथवा नाम धातु। तो ध्यान रखेंगे इसको। नाम बोधक क्रिया कैसे पहचानेंगे? उसको तोड़ेंगे, उसके मूल में जाएंगे, मूल में जाके देखेंगे कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द यदि धातु के अतिरिक्त कुछ भी है तो वो क्रिया क्या होगी? नाम बोधक क्रिया होगी या नाम धातु, जो कहें। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया? आमतौर पे अमूमन तो इनके जो नाम हैं उनसे आप पहचान ही सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो नाम से ही पहचान में आ जाती है। पूर्वकालिक क्रिया को पारिभाषिक रूप में हम ये कहते हैं कि जब एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया के होने का बोध हो तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। अर्थात यहाँ पर दो क्रियाएं परस्पर रहती हैं, एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, चाहे हो चुका हो चाहे हो रहा हो,
चाहे होने वाला हो, किसी भी काल में हो, ये मायने नहीं रखता। एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया का होना। तो जब एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया के होने का भाव हो, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चाहे तो आप इसे उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं उसने नहाकर खाया, नहाकर खाया या पढ़कर सोया। तो यहाँ देखिए, पहले नहाने की क्रिया समाप्ति, उसके बाद खाने की क्रिया। पढ़कर सोया, पहले पढ़ने की क्रिया हुई, उस क्रिया की समाप्ति के बाद सोने की क्रिया हुई। तो यहाँ स्पष्ट है, जब एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया के होने का भाव हो तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो मित्रों, आसानी से पहचान सकते हैं आप इसको, एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का होना। तो इस तरीके से आप पूर्वकालिक क्रिया पहचानेंगे। अब हम बात करते हैं मित्रों प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक, जैसा कि इसका नाम है, प्रेरणा, प्रेरित करके क्रिया को करवाना, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ कर्ता जो है वो खुद कार्य को नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया को करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है, इसीलिए ये क्रिया प्रेरणार्थक कहलाई। तो परिभाषा के रूप में सामान्य आप ये कह सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न कर किसी और से करवाए तो क्रिया प्रेरणार्थक होती है। एक बार और सुने, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी और से करवाए तो क्रिया प्रेरणार्थक होती है। प्रायः इन क्रियाओं में वाना वाया का प्रयोग क्रिया रूप के साथ होता है। जैसे राम ने श्याम से पुस्तक मंगवाई, तो यहाँ मंगवाया, मंगवाई, करवाया, करवाई, इस तरह से जो शब्द हैं, जो क्रिया रूप हैं, कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। तो बड़ी सिंपल सी पहचान होती है इसकी कि कर्ता स्वयं क्रिया को नहीं कर रहा होता है, किसी और से करवाता है। अब इसके बाद हम लोग क्रिया के स्तर पर एक क्रिया की और चर्चा कर लेते हैं। वस्तुतः ये सभी को पता होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो वाक्य को पूर्ण करती हैं और वाक्य का काल निर्धारक होती हैं। कोई भी क्रिया सहायक क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होती है। वाक्य में यदि कोई क्रिया है तो बिना सहायक क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है कि सहायक क्रिया का बहुत बड़ा रोल है। नाम सहायक है लेकिन रोल इसका बहुत बड़ा है। सहायक क्रिया परिभाषा के रूप में यदि आपको याद रखना है तो ये याद रखें कि वे क्रियाएं जो वाक्य को पूर्ण करती हों अथवा वाक्य का काल निर्धारण करती हों, उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अगर कहूं कि श्याम पढ़ रहा है, तो यहां पढ़ना जो है वो मुख्य क्रिया हुई और इसके साथ रहा है जो लगा वो क्या हुई? सहायक क्रिया हुई। इससे दो चीजों का पता चलता है। एक तो इसके लगाए बिना श्याम पढ़ लिखेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा, वाक्य पूरा कर रहा है। दूसरा रोल इसका साफ तौर पे हमें ये दिख रहा है कि पढ़ रहा है से टेंस डिफाइन हो रहा है कि ये क्रिया जो है वो किस काल में हो रही है। तो दोनों चीजें ये सहायक क्रिया से ही तय होती हैं। जैसे मैं कहूं कि श्याम पढ़ चुका था, तो पढ़ना तो मुख्य क्रिया हुई। चुका था जो है वो उसके भूतकाल में होने का बोध कराती है। तो है लगता है वर्तमान काल का बोध होता है, था लगता है भूत का बोध होता है, क्रिया के साथ गा गई लगता है तो क्रिया के भविष्यत काल का बोध होता है। तो जाहिर सी बात है सहायक क्रिया जो है उसके दो मुख्य कार्य हुए। एक तो ये हुआ कि वो वाक्य को पूर्ण करता है, दूसरी ये कि उसके द्वारा काल का निर्धारण होता है, सेंटेंस का टेंस डिफाइन होता है कि आपका वाक्य किस काल में है। ये हैं आपके क्रिया के कुछ प्रमुख रूप। अब हम लोग क्रिया के एक बिंदु पर और चर्चा करेंगे। अब हम क्रिया के एक अन्य स्वरूप क्रियार्थक संज्ञा पर चर्चा करेंगे मित्रों। जैसा कि नाम देख के आपको लग रहा है कि इसमें संज्ञा शब्द जुड़ा है।
वस्तुतः ये संज्ञा नहीं है, ये क्रिया ही होती है। विशेष परिस्थिति में ये संज्ञा बन जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि व्याकरणिक कोटियां जो होती हैं वो प्रयोग के आधार पर बदल जाती हैं। वही शब्द संज्ञा भी, वही शब्द विशेषण भी हो सकता है, वही शब्द सर्वनाम भी हो सकता है, वही शब्द क्रिया भी हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि उसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से किया गया है। यहाँ भी ये जो क्रिया होती है अपने प्रयोग के आधार पर वो क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। किस परिस्थिति में क्रिया क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है, ये देखिए। कोई भी क्रिया, जब क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के स्थान पर या कर्ता की तरह किया जाए, सेंटेंस में कर्ता का जो उद्देश्य का जो स्थान होता है, क्रिया का प्रयोग उसकी जगह पर किया जाए या उसकी तरह से किया जाए, तो तब वो क्रिया न होकर के क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। एक बार और सुने, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह या संज्ञा के स्थान पर किया जाए तो वो क्रिया न होकर के क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। आइए देखते हैं कैसे बन जाती है। जैसे सिंपल मैं कहूं कि टहलना, हंसना, तो ऐसे पूछा जाए कि ये क्या है शब्द व्याकरणिक कोटि, तो आप बड़े आसानी से सरलता पूर्वक कहेंगे कि ये दोनों पद जो हैं वो क्रियापद हैं, दोनों ही क्रियाएं हैं। टहलना भी क्रिया है और हंसना भी क्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि जब इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कर दिया जाए या संज्ञा की तरह कर दिया जाए तो ये क्रिया नहीं रहती, ये क्या बन जाती हैं, क्रियार्थक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे टहलना, अगर आप कहें स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये पहले क्या थी, क्रिया थी। अब देखिए इसको हमने कहाँ रख दिया, वाक्य में जहां सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य की जगह होती है, वहां पे हमने इसको रख दिया। अब इसने संज्ञा की जगह ले ली, अब ये क्रिया नहीं रही, ये शब्द, ये पद क्या बन गई, क्रियार्थक संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से ये क्रिया रूप जो होते हैं, जब इन्हें संज्ञा की जगह पर या संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं तब इन्हें हम क्रिया के रूप में पहचानेंगे तो भयंकर गलती होगी। तब हमें इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहना होता है। ये एक अलग व्याकरणिक कोटि के रूप में आ जाते हैं, इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो मित्रों, ये है हमारा क्रिया का पूरा विवरण, कितने तरह की होती हैं, कैसे पहचानेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्रिया को समझ गए होंगे और भविष्य में क्रिया को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मित्रों, एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ आप अपनी बात में, कि यदि आपने जीताइस को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखेंगे तो समझ में आएगी कोई भी चीज़। और देखने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स के रूप में डालते रहें, जिसका हम सदैव स्वागत करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियोस हमारे कंटिन्यूअस आ रहे हैं, आप उन्हें देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें लगातार। और एक बार फिर कहूँगा, आप जीताइस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मित्रों, आज की वीडियो में अपने इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।